Hello everyone, in this video we are going to see important news snippets from The Hindu dated 6th June 2026. But before moving ahead, I would love to thank Jasleen ma'am for sharing my channel onto her page and always encouraging to take that one step. And for me, this was this YouTube channel. She is a gem of a person. I would say कि सब agree करेंगे इस चीज़ से. So thank you ma'am for always encouraging us. Let us start with our discussion. Number one topic is from GS2 health. ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर है. कंटेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट टीबी प्रोग्राम इंडिया रन कर रहा है जिसमें वो 2 वैक्सीन का ट्रायल ले रहा है. लेकिन आई थिंक ये वाली जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल नहीं रहा. सो हमने क्या याद रखना है? एक प्रिवेंट टीबी प्रोग्राम है, ये याद रखना है, जिसमें क्या होता है, ये अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल लेते हैं. और अभी कौन सी वैक्सीन का हुआ है? VPM-1002 एंड इमोवैक. ठीक है. देन हम इसको और थोड़ा सा हमें जानना होगा कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, कैसे होता है. सो ट्यूबरक्लोसिस की मैनिफेस्टेशन की बात करें तो 2 तरीके से होता है. नंबर 1 पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ना, वो लंग्स को इफेक्ट करता है. और एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या करेगा? एक्स्ट्रा है तो लंग्स से बियॉन्ड करेगा, ऑर्गन्स को करेगा. और एक्स्ट्रा है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है. और कॉज कैसे होता है? माइकोबैक्टीरियम से कॉज होता है. अब हमें ये याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके नेम में ही ट्यूबरक्लोसिस है, तो हमें क्यों याद रखना है? ठीक है. ये एक बैक्टीरिया है. अब हमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ. जो माइकोबैक्टीरियम है ना, ये सॉइल से पाया गया. काफ़ी देर लगी इसको इवॉल्व होने में, और इवॉल्व होते 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 अब वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करना शुरू हो गया. नहीं तो ये काफ़ी साल पहले एक बैक्टीरिया था जो नॉर्मली सॉइल वाटर में पाया जाता था. देन अब ये स्प्रेड कैसे होता है? एयरबॉर्न है, एयर से स्प्रेड होता है. जैसे कि स्नीज से होता है, कफिंग से होता है. इसकी वैक्सीन है कोई? यस, इसकी वैक्सीन है. BCG वैक्सीन है. लेकिन इसमें भी हमें याद रखनी है कि ये जो वैक्सीन है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट है? चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट ये मोस्टली इफेक्टिव है. और किसके अगेंस्ट नहीं है ज़्यादा? एडल्ट ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट नहीं है ज़्यादा. देन हमें याद रखना है नी कशे पोर्टल. नी कशे क्यों बोल रही हूँ मैं? नी का मतलब है एंड और कशे का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस. सो निक्षे पोर्टल जो है वो किसके अंडर है? सेंट्रल टीबी डिवीजन के अंडर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अब इसको हम यूज़ करेंगे गवर्नेंस में, इसको हम यूज़ करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में, एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ कर सकते हैं. इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत जगह. देन इंडिया के पास कोई टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकें टीबी है कि नहीं? वो टेस्ट है ट्रू नैट मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट. अब ये जो टेस्ट है ना, ये किसने डेवलप किया है? ये गोवा की किसी कंपनी ने डेवलप किया है. और उसको ये डेवलप करने के बाद एक अवार्ड मिला, कोचन प्राइज मिला. कोचन प्राइज किसको दिया जाता है? कोचन प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो टीबी के लिए एफर्ट्स उठाते हैं. तो वैसे ही इंडिया ने ये एफर्ट उठाया तो उसको 2024 में प्राइज मिल गया. ठीक है. और वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? March 24 को होता है. इस बार का क्या थीम था? येस, वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल. तो इतना सा ये आर्टिकल था. और इसमें से अगर हमने इंपॉर्टेंट कुछ लर्न करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि निक्षय पोर्टल जो है वो मॉनिटर करता है. और निक्षय पोर्टल मॉनिटर पता है कैसे करता है? ये पेशेंट को फ़ोन करता है. अगर आपने मेडिसिन नहीं ली ना, आपको पहले मेडिसिन लेनी है, आप मेडिसिन लोगे, फिर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे और उनको वो रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ आज आपने मेडिसिन ले ली है. लेकिन फॉर एग्जांपल एक दिन किसी ने स्किप कर दी तो वो फिर आपको कॉल करके रिमाइंड कराते हैं कि मेडिसिन लो. सो निक्षय पोर्टल ये करता है, मॉनिटर करता है पेशेंट हेल्थ को. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फिर से GS2 से है, IR से रिलेटेड है, इंडिया USA रिलेशंस. अभी रिसेंटली मार्को रूबियो ने विजिट किया था इंडिया. एक डिप्लोमेट है USA के, तो उन्होंने इंडिया को विजिट किया था. उसके ऊपर ये एडिटोरियल था. एंड एडिटोरियल में कुछ ऐसा न्यू नहीं गया, कुछ ऐसी न्यू डेवलपमेंट नहीं हुई. लेकिन हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई भी 2 कंट्रीज़ का रिलेशन आता है ना, तो हमें एक सेट फ्रेमवर्क बनाना है. हमें वो सेट फ्रेमवर्क, ये मैंने शिवन सर का यूज़ किया था, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. आप अपना खुद का भी बना सकते हो कि आप क्या क्या लिखना चाहते हो. हर एक कंट्री जो न्यूज़ में है उसकी कुछ बेसिक चीज़ ऐसे फ्रेमवर्क में आप डेवलप कर लो ताकि वो आपको याद रहे कि ये कंट्री आई तो मुझे ये चीज़ें लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला देखो आप, मेडिक
शेड। अब इसमें क्या है, मिलिट्री में कैसे कॉपरेशन करते हैं, इकोनॉमिक में कैसे करते हैं, डेवलपमेंट इन डिजिटल डेवलपमेंट में कर रहे हैं हम कुछ। इंस्टीट्यूशंस जैसे क्वाड में है हम साथ में, हम G20 में साथ में हैं, तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम कॉपरेशन कर रहे हैं। फिर कल्चर पे कर रहे हैं क्या, और ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो हर जगह पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी, जैसे कल्चर का इतना डोमिनेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन हम डायस्पोरा कह सकते हैं, दिवाली का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वहाँ पे नेशनल हॉलीडे है दिवाली। तो इस फ्रेमवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं। आप अपना भी खुद का भी डेवलप कर सकते हो। हम यूएसए की बात करें तो कन्वर्जेंस कहाँ पे है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, चाइना को बैलेंस करने में, क्रिटिकल सप्लाई चेन को मेंटेन रखने में, और साथ में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिक मिशंस हैं इंडिया और यूएसए के, तो हमें उसको याद रखना है। वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, आप उसको सर्च करो, आपको वो पता चल जाएगा कि काफ़ी फेमस मिशंस हैं, कुछ काफ़ी फेमस इनिशिएटिव्स हैं। तो उनको आप इसको याद रखने के लिए कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ है ये याद रख सकते हो आप। लेकिन डाइवर्जेंस कहाँ पे आती है, डाइवर्जेंस हमारे पास आती है टैरिफ्स के ऊपर। और यूएसए हमेशा टैरिफ्स लगाता है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, तो इंडिया के ऊपर भी लगाता है। जैसे वो रशिया के ऊपर रशिया से ऑयल परचेज करने पे टैरिफ लगाने की बात करता है, कभी कोई सा टैरिफ लगाता है। जैसे अभी रिसेंटली परसों हमने देखा 12.5% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था। सो टैरिफ्स हमारा सबसे पहला डाइवर्जेंस है। फिर सेकंड है स्टांस ऑन रशिया। तो यूएसए और रशिया की इतनी बनती नहीं है, और इंडिया और रशिया बहुत ज़्यादा अच्छे पार्टनर्स हैं, तो उसको उससे भी जेलसी होती है, तो इसलिए हम ये भी याद रखेंगे। देन हमारे पास एक स्पेसिफिक कीवर्ड आता है मागा। मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब भी कुछ यूएसए से रिलेटेड आईआर में हम ये वाला कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, मागा, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है। देन पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, वो बाइडन थे तो हमारे पास अलग पॉलिसीज थी, ट्रंप आए तो हमारे पास अलग पॉलिसी है, तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी। कुछ पॉइंट्स ना ऐसे होते हैं जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ये हम चाइना के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूएसए के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स ढूंढा करो जहाँ पे हम कॉमन पॉइंट्स कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास बात आती है यूएसए एंड पाकिस्तान की एंगेजमेंट की। काफ़ी अच्छे इन दोनों के रिलेशंस अब डेवलप हो रहे हैं, तो इंडिया को तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि पाकिस्तान पता ही है हमें। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है इकोनॉमी से, जीडीपी के ऊपर आर्टिकल आया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड ग्रोथ हमने देखी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारे पास कितनी ग्रोथ आई है, 7.7%। बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। और ये डेटा कहाँ यूज़ करोगे, ग्रोथ में यूज़ करोगे। ग्रोथ कौन सा टॉपिक में आता है, GS3 में आता है, वहाँ पे एक ग्रोथ का सब हेडिंग मैंशनड है ना, तो वहाँ पे यूज़ करो 7.7% ग्रोथ। और अकेली Q4 में हमारे पास कितनी ग्रोथ आई है, 7.8%। ठीक है। अभी ये एक्चुअल नहीं है, ये प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स मतलब अभी हमने फुली कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन लगभग हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चल गया कि इतनी ग्रोथ है। हमने एक्सपेक्ट की थी 7.6%, लेकिन 7.6 से हमारी 7.7% आ गई है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। अब ये करता कौन है कैलकुलेट, एनएसओ करता है। कौन से डिवीजन में करता है, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन में करता है। कौन से मिनिस्ट्री, मॉस्पी के अंडर। ठीक है। रिसेंटली हमने बेस ईयर चेंज किया है, 2022 2023। क्यों हमने बेस ईयर ये वाला क्यों हमने चूज़ किया, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ चुके हुए हैं कि हम बेस ईयर कैसे चूज़ करते हैं, मेंस का क्वेश्चन है ये, तो इस पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो कि हम क्यों करेंगे बेस ईयर, हम कौन सा वाला बेस ईयर चूज़ करेंगे, उसके फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आता है ट्रेंड्स रिलेटेड। ट्रेंड्स वाला ये आर्टिकल ऐसा नहीं है, ये एक पीआईबी की न्यूज़ थी जिसमें से मैंने कुछ डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटास एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। सबसे पहले है रियल जीडीपी, अभी हमने देख लिया 7.7%। नॉमिनल कितनी है, 8.9%। अब देखो रियल जीडीपी को समझना है तो कुछ ईजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेस ईयर कितना लिया है, 2022 2023। तब बेस ईयर पे कितना प्राइस था, 10 रुपये। ठीक है। और कितनी क्वांटिटी थी, हम 10 ही चीज़ें उगा रहे थे। जैसे हम एप्पल्स ले लेते हैं तो 10 ही एप्पल्स हम कर रहे थे प्रोड्यूस। अब बेस ईयर तो सेम, अगर हमारे पास बेस ईयर इतना है तो प्राइस सेम रहेगा, तो तब 10 था तो अब भी 10 होगा। और क्वांटिटी भी हम अभी भी 10 ही कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल जीडीपी आ गई 100। हाउएवर जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, उसमें हम बेस ईयर नहीं लेते हैं। उसमें हमने क्या लिया कि 2022 में 10 रुपये था,
2026 में 12 रुपये हो गया। क्वांटिटी फिर भी सेम ही रही, लेकिन प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस चेंज होने से क्या हुआ, जीडीपी हमें इन्फ्लेटेड नज़र आ रही है। इसमें भी आप देखो 7.7 और यहाँ पे 8.9 जीडीपी इन्फ्लेटेड नज़र आ रही है। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमें जो कुछ चीज़ें याद रखनी है ना, हम ये एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रोथ रेट कितना है, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 3.2% है, नियरली 3% है। कुछ चीज़ें ना राउंड ऑफ करके याद रखा करो, जैसे 3.2% है ना, तो 3% याद रखो। तो जब भी आएगा ना एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो कुछ बेसिक डेटा तो हमें याद रखना ही रखना है, और उसका डेटा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 3% एनुअल ग्रोथ का। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी है, 8.8, और टर्शरी सबसे ज़्यादा है 9.3%। तो अगर कुछ भी ऐसा आ गया कि कौन सी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, हमें पता है कि सर्विसेज सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, और वो कितने रेट पे ग्रोथ कर रहे हैं, 9.3%। 9% आप याद रखो, और वो 8% याद रखो, और वो 3% याद रखो। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? मैं और आप कितना खर्चा कर रहे हैं? हम 7.5% ऑफ जीडीपी खर्चा कर रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा है खर्चा। तो अगर हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वेजेस ज़्यादा होंगे, वेजेस ज़्यादा होंगे, फिर से खर्चा ज़्यादा होगा। तो ऐसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी मूव करता रहेगा। इससे ये अच्छी बात है, कंजम्पशन ज़्यादा होना एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। ठीक है, और जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, हमारे पास ये वाला मेथड आता है ना, तो इसमें क्या है, ये जो कंजम्पशन है ना, ये कंजम्पशन ये वाला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट ये वाली है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये दोनों डेटा याद करना कितना ईजी है ना, 7.5%, 7.5%। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, 7.5%। इतना याद रख लोगे ना, तो हम इसको काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं। हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि अभी रुपये तो गिर रहा है, फिर भी इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, जो हम खर्चा करते हैं मशीनरी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि वो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ आती है, वो है फिर से GS3 से। पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कौन हेड करता है, गवर्नर ऑफ RBI। अभी कौन है, संजय मल्होत्रा सर। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है ये कमेटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से एक्ट के अंदर, RBI एक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये डिसाइड क्या करती है, ये एक ही चीज़ डिसाइड करती है। आपको पता है क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जी सब कुछ डिसाइड करती है, बैंक रेट भी डिसाइड करती है, ये भी करती है, वो भी करती है। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक रेट को डिसाइड करती है, वो है पॉलिसी रेपो रेट अंडर लैफ। लैफ क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वो सिर्फ इसको करती है, बाकी जो भी है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये अपने आप डिसाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, हमें पता है कि रेपो का 0.25 माइनस करेंगे तो STF आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो MSF आ जाएगा। अब रेपो रेट हमने फिर से सेम ही रखा है, 5.25%। लैफ क्या है, लैफ है डेली रिक्वायरमेंट। बैंक को कुछ ना कुछ पैसे तो डेली चाहिए होते हैं। अगर उसको डेली रिक्वायरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल उसको 100 रुपीज़ चाहिए, हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, उसको 100 रुपीज़ चाहिए बैंक को, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, वो जाएगा RBI के पास, RBI को बोलेगा मुझे पैसे दे दो। RBI ऐसे ही पैसे दे देगा, नहीं देगा। उसको बोलेगा कुछ लेकर आओ, कोलेट्रल लेकर आओ, मुझे नहीं पता तुम मुझे पैसे वापस करो या ना करो, तुम मुझे कोलेट्रल दो ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूँ। बैंक कोलेट्रल दे देगा और RBI उसको पैसे दे देगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या होएगा, 5.25%। अब लेकिन क्या ये परमानेंट पैसे है, नहीं। बैंक RBI को दोबारा से पैसे वापस करेगा, तभी इसको बोलते हैं हम रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज करेगा और दोबारा से उसकी जो कोलेट्रल है RBI उसको वापस कर देगा। सेप्ट आता है बैंक रेट का। बैंक रेट कुछ नहीं है, कुछ पेनल्टी रेट है। कभी कभी जब आप कैश रिजर्व रेशियो नहीं मेंटेन करते हो, SLR नहीं मेंटेन करते हो, तो बैंक रेट आपको पे करना पड़ता है RBI को। ठीक है, अभी उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या स्टैंड अपना न्यूट्रल रखा है। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि कैसी इकोनॉमी है, कुछ नहीं। अभी उनका
ठीक है, न्यूट्रल चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 इन्वेस्टमेंट से आएगा। थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माफ कर दिया है किस पे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर। लेकिन कौन से सिक्योरिटीज पे? वो वाली सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक सिक्योरिटीज हैं। सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो कि फुली असेसिबल रूट के अंडर आती हैं, उनके ऊपर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को माफ कर दिया। ऐसा क्यों किया होगा? हमने इसलिए किया है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उनको भी लगे कि यार इंडिया में हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमने उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की है। ठीक है। और अदर सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तो अदर सिक्योरिटीज पे तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 12.5%, 12.5% लगेगा। ठीक है। इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम रुपी स्टेबलाइजेशन के लिए ये काम कर रहे हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ फिर से GS3 में से आती है, डिफेंस सेक्शन से आएगी। डिफेंस में अभी रिसेंटली रशिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला है कि इंडिया को हम ऑफर करना चाहते हैं सुखोई Su-57। अब ये वाली आ गया एयरक्राफ्ट, हमारा न्यूज़ में आ गया, तो अब हमें देखना पड़ेगा ये है क्या। ट्विन इंजन है, ठीक है, मैक 2 की स्पीड है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अब ना एक चीज़ मैंने देखी कि 5th जनरेशन और 4th जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो 4th जनरेशन होता है ना वो भी एडवांस होता है, उसकी भी स्पीड काफ़ी होती है, लेकिन 5th उससे अलग कैसे है? क्योंकि 5th यूज़ करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। छुप जाएगा, रडार उसको कैच नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, हम कैसे इसको स्टेल्थ प्रूफ बना सकते हैं। नंबर 1 इज रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स और नंबर 2 इज मेटा मटेरियल्स। अब इन दोनों को पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा है? 2026 का पेपर, उसमें यही सेम चीज़ उन्होंने पूछी हुई थी कि ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं, जब नाम में ही लिखा है कि एब्जॉर्ब करेंगे तो ये एब्जॉर्ब ही करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो मेटा मटेरियल्स होते हैं ना, मेटा मटेरियल्स क्या है? मेटा मटेरियल कोई एक मटेरियल है जिसको हमने इंजीनियर किया है ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, तो मेटा मटेरियल्स। ठीक है। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स लिखे हैं जिसकी कोटिंग से हम रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है फिर से GS3 में से, इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में हो सकता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर E85 फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च किया। अब E85 फ्लेक्स फ्यूल क्या है? यार एक चीज़ हमें जो याद रखनी है ना, जब भी E85, E100, E20 ऐसा कुछ आता है ना, वो ज़्यादातर एथेनॉल से रिलेटेड होता है। अब इसमें क्या है? 85% एथेनॉल है एंड 20%, 15 to 20% पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं हम। ये डिपेंड करेगा कौन सी जगह पे हम यूज़ करेंगे, कौन से सीज़न में यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से ये ब्लेंडिंग जो है वो डिसाइड होगी। ठीक है। अब क्या ये कंपलसरी है कि सारे व्हीकल्स को यूज़ करना होगा? नहीं, ये ऑप्शनल है। क्या ये सारे व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वो ही व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है। ठीक है। अब ना एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये लो एनर्जी डेंसिटी है इसकी, ये माइलेज हमें ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि अब देखो एक चीज़ ही हो सकती है, अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक आएगा ही। तो इसका ये ड्रॉबैक हम लिख सकते हैं कि ये लोअर एनर्जी डेंसिटी है दैन पेट्रोल, चीपर है और इसकी एमिशंस जो है लो है। बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हो रही है, अब वो बोल देंगे कि बिल्कुल ही एलिमिनेट कर रहा है ये, नहीं, अभी भी हमारे पास 20% पेट्रोल है। सो इसकी जो एमिशंस है वो लो है बट प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो रही है। ठीक है। लास्ट आर्टिकल आता है हमारे पास GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो है क्वाड्रेंगुलर फ्रेमवर्क। ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है कि ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन किस किस का हो? BSF का, आर्मी का, बॉर्डर रेजिडेंट का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। सो इसी के साथ हमारी डिस्कशन आज बस इतनी रहती है। थैंक यू।